हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न PSIR। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्लेटो को पढ़ना, जिसमें हम लोगों ने अभी तक उनके बायोग्राफी को देखा, उनके थ्योरी ऑफ आइडियाज़ को देखा और आज हम लोग करने जा रहे हैं उनके वन ऑफ द बेस्ट थ्योरी, थ्योरी ऑफ जस्टिस को। सो बी एनर्जेटिक एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ जस्टिस को प्लेटो के दिए गए एक प्यारे से कोट के साथ। Justice in the life and conduct of the state is possible only as first it resides in the hearts and souls of the citizen। फ्रेंड्स, यह कोट प्लेटो के बुक द रिपब्लिक से लिया गया है, जिसका मतलब है कि राज्य के जीवन और आचरण में न्याय संभव है केवल जब यह पहले अपने नागरिकों के हृदय और आत्मा में स्थित होता है। फ्रेंड्स, इनके माध्यम से प्लेटो हमें यह समझाना चाहते हैं कि एक समाज या राज्य को न्याय से भरपूर बनाने के लिए उसके व्यक्तिगत नागरिकों को न्याय का अनुसरण कराना चाहिए और उन्हें अपने भीतर न्याय का अभिव्यक्त कराना चाहिए, क्योंकि उनका मानना था कि न्याय व्यक्तिगत स्तर पर शुरू होता है और फिर व्यापक स्तर आने की समाज तक फैलता है। क्योंकि अगर एक इंडिविजुअल स्टेट में रहने वाला, मान लीजिए कोई स्टेट है, तो स्टेट में रहने वाला इंडिविजुअल अगर सही रहेगा अपने स्तर पे, इंडिविजुअल अगर उसके अंदर क्षमता होगा रीज़न करने का, तर्क वितर्क करने का उनके अंदर क्षमता होगा, वो अगर सही गलत करने का क्षमता उसका रखता है अपने पास, जस्टिस को डिफाइन करने का क्षमता रखता है, मतलब अगर इंडिविजुअल परफेक्टली सही रहेगा, अगर इंडिविजुअल सही रहता है तो स्टेट किससे बनता है? इंडिविजुअल्स मिला करके ही बनता है। तो उनका कहना है कि अगर इंडिविजुअल सही रहता है तो स्टेट ऑटोमेटिकली अपने आप ही सही बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी तक उनके इंट्रोडक्शन ऑफ प्लेटो समझा, यानी कि बायोग्राफी समझा प्लेटो का। सेकेंड वीडियोज़ में हम लोगों ने उनका थ्योरी ऑफ आइडियाज़ को समझा। आज हम लोग करने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ जस्टिस को। फ्रेंड्स, हम लोग सारे वीडियोज़ को एक दूसरे से इंटरलिंक करके पढ़ रहे हैं, इसीलिए अगर आप लोगों ने पिछले 2 वीडियोज़ को नहीं देखा है तो जाकर के आप लोग पहले भी उस वीडियोज़ को देख लें, ताकि आपको इस वीडियो को समझने में और भी ज़्यादा आसानी हो। उस सारे वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर के पहले उस वीडियोज़ को देख लें, ताकि आज का ये वीडियोस आप लोग को समझने में बहुत ही आसान लगे और काफ़ी जल्दी से समझ में आ जाए। अगली वीडियोस में हम लोग इनके थ्योरी ऑफ एजुकेशन को करेंगे, फिर हम लोग थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म को करेंगे और सबसे लास्ट में इनके क्रिटिसिज्म पार्ट को देखेंगे कि प्लेटो का इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म क्यों हुआ है इतने अच्छे थ्योरीज देने के बाद भी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लेटो का ऑब्जेक्टिव था कि एक ऐसा आइडिया ऑफ जस्टिस हो जो कि पूरी तरह से प्रैक्टिकल भी हो और आइडियल भी। ये उनका आइडिया था एक आइडियल स्टेट क्रिएट करने का, एक आइडियल स्टेट बनाने का। लेकिन फ्रेंड्स, हम लोगों को या आप लोगों को एक ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब ये दोनों एक डायकोटोमी को रिप्रेजेंट कर रहा है? उनकी ये बात डायकोटोमी को रिप्रेजेंट करता है। डायकोटोमी का मतलब होता है जो विरोधाभास हो। डायकोटोमी का मतलब विरोधाभास होता है, जो अपने आप ही एक दूसरे बात को इंटरसेक्ट कर रहा हो, मतलब मतलब उनका जो सेंटेंस है वो अपने आप में ही एक दूसरे को गलत साबित कर रहा हो, उसको डायकोटोमी बोलते हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि हमें आइडियल स्टेट भी बनाना है, वो कहते हैं कि जो प्रैक्टिकल भी हो। लेकिन आइडियल स्टेट का तो मतलब यही होता है कि जो प्रैक्टिकल कभी ना हो, बस वो एक इमेजिनेशन पे बेस्ड हो। आइडियल स्टेट का मतलब क्या होता है? एक आदर्श राज्य ऐसा हो जो कि इमेजिनेशन पे बेस्ड हो। और वो तो बात भी यही करते हैं कि इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड जो फिजिकल वर्ल्ड में या मटेरियल वर्ल्ड में बिलोंग ही नहीं कर सकता, वो उसकी बात करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर कोई इतने बड़े फिलोसोफर अपने स्टेट को आइडियल बनाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं वो उसका रास्ता भी बताएंगे कि हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो वो अपने बुक द रिपब्लिक में इस बात को समझाते हैं कि हम लोग कैसे एक आइडियल स्टेट बना सकते हैं थ्योरी ऑफ जस्टिस के माध्यम से। और वो स्टेट कोई और नहीं बल्कि एथेंस था, जो कि ग्रीस का एक सिटी था जहाँ पे प्लेटो ने जन्म लिया था। और जिस स्टेट को वो आइडियल स्टेट बनाने का सपना देखते थे, जिस स्टेट को वो आइडियल स्टेट बनाने की बात करते थे, वो स्टेट कोई और नहीं बल्कि एथेंस था, जो कि ग्रीस का एक सिटी था। तो ये बात वो अपने बुक द रिपब्लिक के एक सब टाइटल कंसर्निंग जस्टिस में बताते हैं, क्योंकि प्लेटो का द रिपब्लिक जो था उसका सेंट्रल प्रॉब्लम यही था कि उसका मेन जो प्रॉब्लम था, कोर प्रॉब्लम था, वो था कि प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्कवरी को डिस्कवर करना, उसके पाथ को फाइंड आउट करना। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग समझते हैं कि प्लेटो ने कैसे अपने इस थ्योरी को डिस्क्राइब किया। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो यहाँ पे आइडिया बिहाइंड गिविंग थ्योरी ऑफ जस्टिस जो देख रहे हैं, वो एक्चुअली उनके बुक द रिपब्लिक के एक सब टाइटल कंसर्निंग जस्टिस में एक स्टोरी क्रिएट करते हुए बताते हैं, जिसमें वो 5 कैरेक्टर को रखते हैं, जिसमें से पहला है सेफालस, दूसरा है पॉलीमार्कस, तीसरा है थ्रेसीमैकस है, चौथा है ग्लॉकन। और ये चारों कैरेक्टर को प्लेटो अपने स्टोरी में एक स्टूडेंट्स का रोल देते हैं।
और पांचवा कैरेक्टर जो है मतलब मेन कैरेक्टर जो है वो रखे हैं उन्होंने खुद सॉक्रेट को। सॉक्रेट उनके गुरु सुकरात को उन्होंने पांचवा कैरेक्टर रखा है, जिसे उन्होंने एक टीचर का रोल प्ले करने को दिया है अपने स्टोरी। उन्होंने देखिए ये सारा जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो एक्चुअल में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। वो उन्होंने थ्योरी ऑफ जस्टिस को समझाने के लिए कंसर्निंग जस्टिस में एक स्टोरी को उन्होंने क्रिएट किया, जिसमें कि उन्होंने 5 कैरेक्टर दिया है। पहला सेफालस है, दूसरा पॉलीमार्कस है, तीसरा थ्रेसिमैकस है, चौथा ग्लॉकोन है। लेकिन ये चारों को उन्होंने दिया है क्या? एक स्टूडेंट का रोल दिया है। अब पाँचवाँ जो सबसे बड़ा रोल दिया है, उन्होंने सुकरात को स्वयं दिया है, जो कि उन्होंने एक टीचर का रोल दिया है सुकरात को। तो फ्रेंड्स ये बात से हम लोग ये भी समझ सकते हैं कहीं न कहीं प्लेटो की उनके लिए एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूट था अपने गुरु के लिए, कि उन्होंने, क्योंकि सुकरात किसकी बात करते थे? सुकरात रीजनिंग की बात करते थे, वो क्वेश्चन करने के जो आइडियाज़ थे उनके उसकी बात करते थे। और यहाँ पे क्वेश्चनिंग के थ्रू ही मतलब ये सारे स्टूडेंट और जो टीचर हैं वो उनके थ्रू ही मतलब उनके फिलॉसफी को, उनके सिद्धांत को मतलब पूरे विश्व में प्रचार करने का, स्प्रेड करने का वो कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब हम लोगों ने उनके इंट्रो पार्ट में समझा था सुकरात के बारे में, तो हम लोगों ने ये जाना था कि सुकरात हमेशा तर्क वितर्क करने में बिलीव रखते थे। वो हमेशा हर चीज़ में वाई लगाना पे बिलीव करते थे। हम लोगों ने ये तो नहीं समझा कि प्लेटो एक ऐसे शिक्षक थे कि जो आते थे और बस उन्होंने अपना थ्योरी दे दिया कि ऐसा-ऐसा है, आप इस चीज़ को पढ़ लें, इस चीज़ को जान लें। नहीं, उन्होंने हमेशा तर्क वितर्क करके ही मतलब हर चीज़ को जानने का प्रयास किया था। तो यहाँ भी प्लेटो उनके अपने गुरु के थ्योरी को ही फॉलो कर रहे हैं। अपने जो उनका गुरु का जो सिद्धांत था सोक्रात का, उसको ये फॉलो करके थ्योरी ऑफ जस्टिस को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि उन्होंने कैसे इसको पूरा डिस्क्राइब किया। तो उन्होंने जो पहला कैरेक्टर रखा है सेफोलस का, ठीक है? सेफोलस से वो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कौन करते हैं? सुकरात, ठीक है? वो सेफोलस से पूछते हैं कि तुम बताओ कि जस्टिस क्या है? तो सेफोलस कहते हैं क्या कि जस्टिस इज डूइंग वन ड्यूटीज, जस्टिस इज प्लेइंग वंस ड्यूज। इसका मतलब क्या है कि सेफोलस कहते हैं कि न्याय वही है जो अपने ड्यूटीज़ को, अपने जो उनका जो ड्यूटीज़ है, उनका जो धर्म है, उसको वो निभाता है, ठीक है? उसका जो काम दिया गया है, उस चीज़ को जो पूरा करता है, वो उसका उसको जस्टिस है वो। वो भी ये भी कहते हैं कि जो मतलब अपना ड्यूज़ को पे कर देता है, अपना जो कर्ज चुका देता है, वो जस्टिस है, वो न्याय है। सेफोलस का कहना है कि अगर मान लीजिए कोई किसी से कर्जा लिया है, ठीक है? तो वो इसका ड्यूटी बनता है कि वो उसके कर्जे को टाइम पर चुका दे, और यही न्याय है, ठीक है? अगर हमको कोई काम दिया गया कि हम मतलब मेरा ये ड्यूटी है कि हम इस काम को इतने दिनों में ख़त्म कर लें या इतने समय में ख़त्म कर लें, तो अगर हम उतने समय में ख़त्म कर देते हैं, तो ये न्याय है किसके लिए? जिन्होंने हमारे ऊपर ड्यूटी दिया था, जिन्होंने हमारे ऊपर ड्यूटी इम्पोज़ किया था, तो ये उसके अकॉर्डिंग बताते हैं कि ये न्याय है। बट प्लेटो इस थ्योरी को रिजेक्ट कर देते हैं। प्लेटो रिजेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे रिजेक्ट कौन कर रहा है एक्चुअली में? सोक्रेट कर रहे हैं, ठीक है? सुकरात कर रहे हैं रिजेक्ट इनकी थ्योरीज को, लेकिन प्लेटो स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं, इसीलिए जो कंसर्न है वो प्लेटो का है, लेकिन नाम किसका है? सुकरात का। तो प्लेटो इस थ्योरी को रिजेक्ट करते हैं, क्या कहते हुए कि इफ समवन रिवील्स सीक्रेट ऑफ हिज कंट्री बाय स्पीकिंग ट्रूथ टू एनिमीज देन जस्टिस कांट एस्टैब्लिश। प्लेटो ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए किसी का मतलब ये ड्यूटीज़ है कि किसी का अपना मतलब रहता है ना कि मुझे सच झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है, और इस चीज़ को निभाने के चक्कर में अगर किसी ने अपनी कंट्रीज़ का कुछ ऐसा सीक्रेट रिवील कर दिया जिससे उससे कंट्री को हार्म हो सकता है, तो ऐसा सच किस काम का जो उसके दुश्मन को और एम्पावर कर दे और उसके स्टेट को और ज़्यादा कमज़ोर कर दे, तो ऐसा जस्टिस कभी भी इस्टेब्लिश नहीं हो सकता, कभी भी सफल नहीं हो सकता है। ऐसा कह करके प्लेटो इस थ्योरी को रिजेक्ट करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। और इस थ्योरी को रिजेक्ट करने के बाद फिर वो दूसरे जो उसके स्टूडेंट है, जो दूसरा रोल प्ले करने के लिए दिया है पॉलीमार्कस को, उनसे पूछते हैं। कौन पूछते हैं? सॉक्रेट पूछते हैं, उन्होंने अपने स्टोरी में रखा है। लेकिन आइडियाज़ किसका होता है? प्लेटो का होता है। जब वो पॉलीमार्कस से पूछते हैं कि आप बताइए कि जस्टिस क्या है, तो वो कहते हैं क्या कि जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग, ठीक है? माइट इज द राइट, डूइंग गुड टू फ्रेंड एंड इविल टू इनेमीज। उनका मतलब क्या है? जस्टिस इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है? जो पावरफुल रहेगा वही, उसी के इंटरेस्ट में जस्टिस होगा, ठीक है? वो जो पावरफुल रहेगा वो ताकतवर रहेगा, वो दूसरे को सप्रेस करेगा। यही तो वो कहते हैं माइट इज द राइट, ठीक है? जो माइटी रहेगा वो हमेशा सत्य रहेगा, ठीक है? जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है? और वो ये भी कहते हैं कि अपने जो दोस्त हैं, अपने जो मित्र हैं, उसके साथ अच्छा करो, ठीक है? डूइंग गुड विथ फ्रेंड। और जो दुश्मन है उसके साथ मतलब दुर्व्यवहार करो या उसके साथ दुश्मनी वाला व्यवहार रखो। यही तो न्याय है। मतलब उनका कहने का मतलब अपने शख्स के साथ एक अच्छा दोस्ती रखो, जो उनका मित्र है उनके साथ मित्रता वाला
रिलेशन रखो, जो दुश्मन है उसके साथ दुश्मन वाला रिलेशन रखो। लेकिन प्लेटो इस थ्योरी को भी रिजेक्ट कर देते हैं, ये कहते हुए कि डूइंग इनजस्टिस टू एनीवन कांट बी पार्ट ऑफ जस्टिस। मतलब प्लेटो का कहना है कि किसी के साथ अन्याय करना कभी भी न्याय का पार्ट हो ही नहीं सकता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। अगर हम लोग अपने दुश्मन के साथ ही गलत कर रहे हैं तो वो भी कभी भी जस्टिस नहीं हो सकता है। अगर हम लोग ये मान लें कि माइट इज द राइट, जो जिसकी लाठी है उसकी भैंस है, तो ऐसा नहीं हो सकता। जो पावरफुल है हमेशा वही तो रूल नहीं ना करेगा। वो हमेशा बराबरी चाहते थे, ठीक है, वो हमेशा सबको कॉमन रखना चाहते थे, वो एक आइडियल स्टेट होना चाहते थे। और आइडियल स्टेट में तो कोई भी ताकतवर या कोई भी कमजोर नहीं होता है, ठीक है, कि कोई किसी को सप्रेस करे, वो इस चीज़ को तो बिलीव नहीं ना कर सकते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि ये अपने आप में ही इनजस्टिस है, और जो इनजस्टिस हो कभी भी जस्टिस का पार्ट हो ही नहीं सकता है, ठीक है। और इस प्रकार मतलब प्लेटो ने पॉलीमार्कस की थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। फिर उन्होंने जो उसके तीसरे स्टूडेंट है, जिन्होंने उनका तीसरा स्टूडेंट रोल प्ले करने का ऑप्शन दिया है, थ्रेसिमैकस को, उनसे पूछते हैं सुकरात। सुकरात का पूछ रहे हैं, उनके स्टोरी में पूछ रहे हैं, लेकिन इसका व्यू पॉइंट किसका है? प्लेटो का है। ये बात मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये बस एक स्टोरी का पार्ट है, ठीक है, जो उन्होंने थ्योरी ऑफ जस्टिस को एक्सप्लेन करने के लिए बनाया है। किसमें? कंसर्निंग जस्टिस में, ठीक है। जो उसका एक जो उनका जो बुक है द रिपब्लिक, उसका एक सब टाइटल है कंसर्निंग जस्टिस। उसमें उन्होंने एक स्टोरी क्रिएट किया है थ्योरी ऑफ जस्टिस को समझाने के लिए। उसमें उन्होंने ये सारे कैरेक्टर्स को रोल दिया है, ठीक है। जब थ्रेसिमैकस को पूछते हैं कि बताइए आपके अकॉर्डिंग जस्टिस क्या है, तो वो कहते हैं क्या कि रियलिस्टिक व्यू अबाउट स्टेट, ठीक है, लॉ एंड जस्टिस मीन्स माइट इज राइट दैट इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, गवर्नमेंट मेक्स लॉज टू सर्व देयर ऑन इंटरेस्ट। थ्रेसिमैकस एक्चुअली रेडिकल थिंकर थे, और मतलब ये रेडिकल थ्योरी को डिस्क्राइब करते थे। और जो सेफोलस और पॉलीमार्कस जिन्होंने हम लोग पहले देखा, वो एक्चुअली ट्रेडिशनल थ्योरी पे बिलीव करते थे। इसलिए उन्होंने ऐसा थ्योरी दिया पॉलीमार्कस सेफोलस ने कि जो मतलब ट्रेडिशनली उन्होंने देखते आ रहे थे। ट्रेडिशनल मतलब क्या होता है? जो पहले से चलता आ रहा है। तो वो जो सेफोलस और पॉलीमार्कस थे, उन्होंने जो देखा था एथेंस में, मतलब जो उन्होंने देखा था उसके बेसिस पे उन्होंने बताया था जस्टिस क्या है, इसीलिए उसे ट्रेडिशनल थ्योरी माना जाता है। और जो थ्रेसिमैकस है, उन्होंने रेडिकल थ्योरी दिया था, इसीलिए वो कहते हैं क्या कि रियलिस्टिक व्यू अबाउट स्टेट, मतलब अपने स्टेट के प्रति, अपने लॉ के प्रति, अपने जस्टिस के प्रति एक रियलिस्टिक व्यू रखो। रियलिस्टिक मतलब क्या होता है कि जो मतलब जो होने लायक हो, ठीक है, जो रियल प्रतीत हो रहा हो, उसको रियलिस्टिक व्यू बोलते थे। और ये लेकिन ये एक इसमें एक कॉमन है, क्योंकि ये भी बोलते हैं कि माइट इज राइट, ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब जिसकी लाठी है उसके भैंस। जो जीत सकता है किसी के ऊपर रूल करके, किसी के ऊपर हरा करके, मेजोरिटी माइनॉरिटी को ऊपर रूल करके जीत सकता है, वही न्याय है, ठीक है। अगर हम किसी के ऊपर दबा रहे हैं, अगर हम ताकतवर हैं और हम किसी कमजोर को दबा रहे हैं, ठीक है, तो ये मेरे लिए न्याय है, क्योंकि हम ताकतवर है तो हम दबा सकते हैं, ठीक है। अगर हम अपने स्टेट के लिए, लॉ के लिए, जस्टिस के लिए जो मतलब रियलिस्टिक है, अगर हम वैसा पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं तो ये स्टेट के लिए न्याय है, ठीक है। तो वो ऐसा डेफिनेशन थ्रेसिमैकस न्याय का देते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि जो गवर्नमेंट जो लॉ बनाती है, वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए बनाती है, मतलब वो अपना ही इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए वो ऐसा लॉज बनाते हैं कि जो उनके बेनिफिट में हो, जो उनके हित में हो। प्लेटो इनके थ्योरी को रिजेक्ट कर देते हैं, ये कहते हुए कि द ट्रू फंक्शन ऑफ द फिजिशियन इज टू क्योर द पेशेंट, नॉट टू मेक मनी। सिमिलरली गवर्नमेंट इज एन आर्ट एंड इट्स एम इज द वेल बींग ऑफ द गवर्न। मतलब समझाते हैं क्या कि एक फिजिशियन का, एक डॉक्टर का क्या काम होता है कि वो पेशेंट को ठीक करे, ठीक है, ना कि पैसा बटोरते रहे, ठीक है। फिजिशियन का क्या वर्क होता है कि मतलब और उसके पास कोई कोई पेशेंट आता है तो उसको वो क्योर करे मेडिसिन के थ्रू, जिस तरह से उसका बीमारी उसके मतलब उसके हिसाब से उसका इलाज करे, ठीक है, उसको सही करे, ना कि उसके मदद से उन्होंने अपॉर्चुनिटी ढूंढे कि हाँ ये मुझे पैसा कमाने का एक मौका मिला है, ठीक है। ऐसा उनका सोच नहीं हो। उसी प्रकार गवर्नमेंट भी एक ऐसी फॉर्म है, ठीक है, जो उनका मंशा होना चाहिए कि वो अपने स्टेट के लिए, अपने नागरिकों के लिए एक ऐसा लॉ लाए, अपना स्टेट के लिए एक ऐसा लॉ लाए जो कि उनके रहने वाले, उनके प्रजा पे, उनके सिटीजन्स पे एक अच्छा इम्पैक्ट डाले, ठीक है, जो उनके वेलबींग के लिए सही हो, जो उनके वेलफेयर के रूप में हो, जो उनको इन्हांस करने में मदद करे, ना कि इसलिए कि उनको सप्रेस करने में मदद करे, खुद को ताकतवर बनाए। जो वहाँ का रूलर है वो खुद को ही अपने आप को ताकतवर करने में लगा हुआ है, गवर्नमेंट का जरूर नहीं होता है, ठीक है। इसी बेसिस पे वो इसी बात को समझाते हुए प्लेटो ने थ्रेसिमाइकस के जस्टिस को भी नकार दिया। अब चलिए हम लोग चौथे रोल पे पहुंचते हैं, जो है ग्लॉकन। ग्लॉकन क्या कहते हैं कि जस्टिस इज द चाइल्ड ऑफ फियर, इट इज द नीड ऑफ वीक हु कॉन्स्टिट्यूट्स द मेजोरिटी ऑफ सोसाइटी।
एक्चुअली ग्लोकन जो है ये प्रैग्मेटिक थ्योरी देते हैं, ठीक है। इसीलिए वो कहते हैं कि पहले जो सिस्टम था वो था कि मतलब जिसमें दूसरों को सप्रेस करके खुद को आगे बढ़ा सकते थे, ठीक है। और इस पे ही वो अपना कंसर्न रखते हैं कि नहीं, अगर इस तरह से होगा तो हमेशा मेजोरिटी माइनॉरिटी को सप्रेस करेगी, ठीक है। अगर ऐसा ही रूल चलता रहा तो जो ताकतवर है वो हमेशा कमजोर के ऊपर मतलब अन्याय करेगा और खुद के साथ न्याय करने में लगा हुआ रहेगा, ठीक है। इसीलिए बेहतर होगा कि हम लोग सबको मिल करके एक ऐसा रूल बनाएं, एक ऐसा सोशल कॉन्ट्रैक्ट करें कि हम लोगों को मतलब हम लोगों का जो एक्ट होगा वो कभी भी एक दूसरे को हार्म करने के लिए नहीं होगा, बल्कि हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करने में रहेंगे। और ये कब होगा, जब हम लोग एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के मतलब सबको एक ऐसा नियम बनाएं कि हम लोग कभी भी एक दूसरे का बुरा नहीं चाहेंगे, हम लोग हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, ठीक है। जब इस तरह का हम लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो उनके अकॉर्डिंग कहते हैं कि ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट न्याय होगा, ठीक है। इसीलिए वो ये भी कहते हैं कि जो जस्टिस है वो किसका है, चाइल्ड ऑफ फियर है, मतलब जो न्याय है वो डर का बच्चा है, ठीक है। डर का बच्चा मतलब क्या है कि अगर हम लोग को डरा हुआ रहेगा तो उससे ही जन्म होता है न्याय, क्योंकि उनका जैसा कि बता रहे हैं कि मेजोरिटी माइनॉरिटी के ऊपर रूल करेगा, इसीलिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट कर लो। उसका मतलब कहीं ना कहीं है कि सबके मन में डर भरा हुआ है, ठीक है। अगर ऐसा कर रहा है कोई, इसका मतलब है कि उसके मन में डर भरा हुआ है कि कहीं मेरे ऊपर ये रूल ना कर ले, इसलिए उससे अच्छा है कि हम लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट कर लें, ताकि अगर वैसा कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा तो होगा ही नहीं, ठीक है। इसीलिए इनका ये मानना है कि जस्टिस इज द चाइल्ड ऑफ फियर, और यहीं से उनका जस्टिस ऑफ थ्योरी का जन्म होता है ग्लॉकन का, और वो कहते हैं कि जस्टिस इज द चाइल्ड ऑफ फियर। बट प्लेटो ने इनके थ्योरी को भी रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि जस्टिस कांट बी एस्टैब्लिश थ्रू फियर और पावर, इट शुड बी डन नेचुरली। यहाँ पे प्लेटो कहते हैं कि जस्टिस कभी भी मतलब डर के माध्यम से नहीं हो सकता, कभी भी पावर को यूज करके कभी भी जस्टिस स्टैब्लिश नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जस्टिस एक ऐसा फॉर्म है जो कि नेचुरल होगा, ठीक है। इसमें लीगली जैसा कुछ भी नहीं होगा, मतलब लीगल फॉर्म बना करके किसी को नॉर्म्स को क्रिएट करके किसी लॉस को इम्पोज करके किसी रूल्स एंड रेगुलेशन को बना करके किसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट को करके हम लोग जस्टिस लाएंगे तो जस्टिस कभी भी काम नहीं आएगा। जस्टिस हर इंडिविजुअल के मन में इनबिल्ट होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, तभी हम लोग एक आइडियल स्टेट को क्रिएट कर सकते हैं, तभी वो पूरे राज्य के साथ एक न्याय होगा, ठीक है। इसी बात को समझाते हुए प्लेटो इनकी थ्योरीज को भी रिजेक्ट कर देते हैं। और जब वो अपने स्टोरी में सारे कैरेक्टर्स को उनके जो दिए गए थ्योरीज होते हैं उनको रिजेक्ट कर देते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और उसके बाद वो खुद का थ्योरी ऑफ जस्टिस देते हैं, ठीक है। उनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस को हम लोग दो फॉर्म में पढ़ते हैं, पहला है जस्टिस एट इंडिविजुअल लेवल, दूसरा है जस्टिस एट सोशल लेवल, ठीक है। जो उन्होंने जस्टिस दिया, ठीक है, जो उन्होंने थ्योरी ऑफ जस्टिस को बताया है उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला जो हम लोग बोलते हैं जस्टिस जो कि इंडिविजुअल लेवल पे है, दूसरा है जस्टिस एट जो कि सोशल लेवल पे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जस्टिस एट इंडिविजुअल लेवल। तो फ्रेंड्स, जस्टिस एट इंडिविजुअल लेवल में प्लेटो हमें यह समझाना चाहते हैं कि जो सोल होता है, जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में समझा था कि जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं उसके अंदर तीन सोल मतलब डोमिनेट करता है, तीन तरह के एलिमेंट उनके आत्मा में तीन तरह के एलिमेंट होते ही हैं, ठीक है। रीजन भी होता है, करेज भी होता है एंड एपिटाइट भी होता है, लेकिन कुछ लोग के अंदर रीजन काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करता है, ठीक है। जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा विजडम होता है, काफ़ी ज़्यादा सोचने की क्षमता होती है, काफ़ी तर्क वितर्क करने की क्षमता होती है, ठीक है। कुछ लोगों के अंदर होता है जिसके अंदर हिम्मत काफ़ी ज़्यादा होता है, करेज होता है कि कुछ भी कर सकता है वो, मतलब रिस्क लेने का क्षमता होता है। उस दो कुछ लोगों के अंदर ज़्यादा डोमिनेट करता है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसके अंदर एपिटाइट होता है, लस्ट होता है कि मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एक्वायर कर सके, ठीक है। ये तीन तरह के वैल्यूज़ को वो बताते हैं कि हर इंसान के अंदर होता है, लेकिन किसी के अंदर कोई ज़्यादा डोमिनेट करता है, किसी के अंदर कोई डोमिनेट करता है। इसके बेसिस पे वो सारे मतलब सारे को डिवाइड करते हैं, सारे इंडिविजुअल्स को, ठीक है। और कभी भी सारे सोल में ये तीनों एलिमेंट इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं पाए जाते हैं। किसी में मतलब हम लोग समझे थे पिछले वीडियो में कॉन्टिनम थ्योरी। कॉन्टिनम का मतलब क्या होता है, कभी भी किसी चीज़ में 0 या 1 या 0 या 100 में लाइज नहीं करता है, हमेशा वो या तो 0 1 के बीच में होगा या तो 0 या 100 के बीच में होगा। उसी तरह इसमें भी ये समझाना चाहते हैं प्लेटो की सबके अंदर ये क्वालिटीज़ होता है, सबके अंदर कुछ ना कुछ रीज़न करने की क्षमता होता है, थोड़ा करेज भी होता है, हमेशा एपिटाइट भी होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिसके अंदर रीज़न काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करता है, ठीक है। किसी के अंदर करेज को ज़्यादा डोमिनेट करता है, किसी के अंदर एपिटाइट ज़्यादा डोमिनेट करता है। और थ्योरी ऑफ जस्टिस इंडिविजुअल लेवल पे इम्प्लीमेंट करने के लिए उसके अकॉर्डिंग जो डोमिनेट कर रहा है उनके अंदर
उस सारे चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे एक अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना होता है। मतलब वो इस चीज़ को रिजेक्ट नहीं कर रहे कि हम लोग किसी एक चीज़ को इग्नोर कर देंगे। उनका मानना है कि जिसके अंदर जो भी डोमिनेट कर रहा है हम लोग उनका यूज़ सही जगह पे करेंगे, ठीक है। जैसे कि वो हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में समझा था, आज भी हम लोग समझ रहे हैं कि जो बताया था उन्होंने मैन ऑफ गोल्ड, ठीक है। मैन ऑफ गोल्ड किसके अंदर होता है? जिसके अंदर रीज़न करने की क्षमता होता है, विज़डम होता है काफ़ी हाई लेवल पे, ठीक है। देखिए विज़डम कब आएगा? जब उनके अंदर रीज़न होगा। और ये किसके अंदर होता है? तो रूलर रूलर क्लास के अंदर होता है। जो रूलर होता है, जो गार्जियन क्लास के अंदर रहता है, उसके अंदर ये होता है ये रीज़न करने की क्षमता। वो क्या करेगा? तो वो लॉ बनाएगा, वो रूल करेगा। किसके ऊपर? स्टेट के ऊपर रूल करेगा। जो सिल्वर होता है, जो मैन ऑफ सिल्वर होते हैं, उनके अंदर करेज डोमिनेट करता है। और करेज डोमिनेट करता है इसीलिए वो क्या होंगे कि वो सोल्जर क्लास से बिलोंग करेंगे, ठीक है। और जो सोल्जर होंगे वो क्या करेंगे? वो राजा का, वो पूरे समाज का, वो पूरे स्टेट का क्या करेंगे? वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। इसीलिए वो उनका काम क्या होगा? वो इंश्योर सिक्योरिटी। जो मैन ऑफ कॉपर है, ठीक है, मैन ऑफ कॉपर का क्या डोमिनेट करेगा? उसके अंदर एपिटाइट डोमिनेट करेगा। एपिटाइट का मतलब होता है एक ऐसा लस्ट, मतलब सब कुछ एक्वायर करने का जो लस्ट होता है ना, ठीक है, जो विलिंग होता है उसको सब चीज़ को एक्वायर करने का। और वो किसके अंदर होगा? प्रोड्यूसर के अंदर होगा, ट्रेड के अंदर होगा, मर्चेंट के अंदर होगा, ठीक है। जिसके अंदर मतलब व्यापार करने की क्षमता को वो लोग चाहेगा कि हम लोग जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा एक्वायर कर लें, ठीक है। जो प्रोड्यूसर क्लास होगा उन लोग चाहेगा कि हम लोग जितना ज़्यादा प्रोड्यूस कर सके उतना ज़्यादा मतलब प्रोड्यूस करें, ठीक है। इसीलिए उन लोगों को काम दिया गया किस चीज़ का? प्रोडक्ट्स की आप लोग प्रोडक्शन का काम कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जस्टिस एट इंडिविजुअल लेवल पे प्लेटो समझाना चाहते हैं कि हर किसी के अंदर रीजन डोमिनेट करता है, करेज डोमिनेट करता है, लेकिन जिस लेवल पे होता है, अगर हर एक इंसान अपने लेवल पे जिस तक हम लोग का काम बांट दिया गया है, अगर अपने अपने लेवल पे सब अपनी ईमानदारी से काम करें तो वो क्या होगा? उससे जस्टिस होगा। किस पे होगा? जस्टिस इंडिविजुअल लेवल पे होगा, ठीक है। अब आप लोगों के मन में ये कंफ्यूजन आ रहा होगा कि ये हम लोग मतलब मतलब कैसे हम लोग डिसीजन लेंगे कि किसके अंदर रीजन डोमिनेट कर रहा है, किसके अंदर करेज डोमिनेट कर रहा है, किसके अंदर एपेटाइट डोमिनेट कर रहा है। तो हम लोग जब अगली क्लास में जब हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ एजुकेशन का मैं, तो वहाँ पे हम लोग समझेंगे कि ये चीज़ को प्लेटो ने कैसे डिस्क्राइब किया कि किसके अंदर क्या डोमिनेट करेगा, ठीक है। फिलहाल हम लोगों ने अभी क्या समझा कि जस्टिस इंडिविजुअल लेवल पर कैसे काम आएगा। तो जिसको जो काम दिया जाएगा अगर वो अपने काम को ईमानदारी से करेगा तो वो न्याय करेगा। किसके लिए? अपने स्टेट के लिए न्याय करेगा। और उसके स्टेट के लिए न्याय करेगा तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर इंडिविजुअल सोसाइटी के लिए न्याय होगा, ठीक है। तो यही उनका है जस्टिस एट इंडिविजुअल लेवल। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं थ्योरी एट सोशल लेवल, ठीक है। थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल लेवल हम लोग समझ गए अच्छे तरीके से। अब हम लोग समझते हैं थ्योरी ऑफ थ्योरी मतलब जस्टिस एट सोशल लेवल, ठीक है। फ्रेंड्स प्लेटो का यह मानना था कि सोशल लेवल पे जस्टिस अपने आप ही स्टेब्लिश हो जाएगा अगर इंडिविजुअल लेवल पे सबके अंदर मतलब जस्टिस का आ जाए, ठीक है। तो उनका कहना था कि ये जो सोशल लेवल है वो इंडिविजुअल लेवल से इंटरलिंक है। अगर इंडिविजुअल लेवल पे जस्टिस आ जाएगा, ठीक है, तो सोशल अपने आप हो जाएगा सही, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल मिला करके तो सोसाइटी बनता है, हर इंडिविजुअल को काउंट करके तो सोशल लाइफ बनता है, ठीक है। तो उनका मानना था कि अगर इंडिविजुअल लेवल पे जस्टिस आ जाएगा तो सोशल लेवल पे अपने आप ही जस्टिस आ जाएगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि सोशल लेवल पे जस्टिस कैसे आएगा। जैसा कि उन्होंने बताया कि जिसके अंदर जो डोमिनेट कर रहा है, जो क्वालिटीज डोमिनेट कर रहा है सोल का, उसके अकॉर्डिंग अगर वो मतलब अपना फंक्शन करता है, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि वो अपना काम सही से करेगा। और वो अपना काम सही से करेगा तो उससे फ़ायदा किसको होगा? स्टेट को। वो सही कंट्रीब्यूट कर सकेगा और सही अपने स्टेट को कंट्रीब्यूट कर सकेगा तो वो सोसाइटी लेवल पे जस्टिस स्थापित होगा। मतलब वो पूरे समाज के लिए वो मतलब न्याय कर रहा है, ठीक है। जो मैन ऑफ गोल्ड है, जो गार्जियन क्लास में बिलोंग करते हैं, जो दूसरे के ऊपर रूल कर रहे हैं, किसके ऊपर रूल कर रहे हैं? तो मैन ऑफ सिल्वर के ऊपर रूल कर रहे हैं, मैन ऑफ कॉपर के ऊपर रूल कर रहे हैं। अगर जो जो मतलब रूलर हैं वो अगर एक सही न्याय बनाते हैं, जो उनका जो दिया गया धर्म की वो मतलब हमेशा अपनी प्रजा के प्रति हित रहेंगे, उनके फायदे में हमेशा लॉ बनाएंगे, ठीक है, उन लोगों के ऊपर रूल करेंगे अगर वो अपना काम सही से करते हैं, ठीक है, और एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करते हैं। कोई मान लीजिए सोल्जर मतलब सोल्जर क्लास के जो लोग हैं वो गार्जियन क्लास के लोग में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, गार्जियन क्लास के लोग प्रोड्यूसर क्लास के लोग में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से जब स्टेट होगा कि कोई दूसरे का काम में मतलब इंटरफेयर नहीं करेगा, सबको अपना अपना काम सही से करेगा, तो ये सारा कुछ अंत में मिल करके सोसाइटी लेवल पे एक बेनिफिट देगा और ये पूरे समाज के ऊपर मतलब समाज के लिए एक न्याय का सिद्धांत स्थापित करेगा। और फ्रेंड्स प्लेटो ये भी कहते हैं कि जस्टिस स्टेट में होती है जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कंप्लीट वर्चू के साथ, जिसमें कि उन्होंने 4 एलिमेंट बताया है, ठीक है। पहला है विजडम, दूसरा है करेज, तीसरा है टेम्परेंस, और जब ये सब मिल जाता है तो चौथा एलिमेंट क्रिएट करता है, वो है सेल्फ कंट्रोल एंड जस्टिस। मतलब ये
विजडम का जो रूलर का क्लास है, जो करेज जो सोल्जर का क्लास है, जो टेम्परेंस जो मतलब प्रोड्यूसर क्लास है, ये सारे जब अपने सही से काम करेंगे तो वही तो जस्टिस आएगा, तो वही तो सेल्फ कंट्रोल आएगा, तभी तो एक स्टेट आइडियल स्टेट बन सकेगा। ठीक है, इसीलिए वो कहते हैं कि द विल टू कंसंट्रेट ऑन वंस ओन स्पेयर ऑफ ड्यूटी एंड नॉट टू मेडल विद द स्पेयर ऑफ अदर्स and its habitation. Therefore, it is in the heart of every citizen who does his duty in his appointed place. ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। ठीक है, स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज थ्योरी ऑफ जस्टिस का एक पार्ट है। ठीक है, उनका एक इंटीग्रल पार्ट है, जिसका मतलब होता है कि स्टेट एक बड़ा वर्जन है किसका, इंडिविजुअल का। ठीक है, उनका ये कहना है कि स्टेट इंडिविजुअल का ही एक बड़ा वर्जन है। कैसे है, तो मान लीजिए कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, कोई एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति को जब ऐसा वैसा इंडिविजुअल कुछ मिल जाता है तो उससे क्या बनता है, एक फैमिली क्रिएट होता है। और जब फैमिली क्रिएट होता है तो कुछ फैमिली जब कंसाइज होता है तो उससे क्या बनता है, सोसाइटी बनता है। कुछ सोसाइटी जब मिल जाते हैं तो पूरा सोसाइटी से मिल करके क्या बनता है, एक स्टेट बनता है। तो यहाँ पे प्लेटो इस थ्योरी की मदद से वही समझाना चाह रहे हैं कि जो स्टेट है वो एक बड़ा फॉर्म है किसका, इंडिविजुअल का। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये क्वेश्चन है स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, ये ग्रेजुएशन के एग्जाम में तो काफ़ी कम पूछे जाते हैं, लेकिन ये सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में अक्सर पूछ दिए जाते हैं कि मतलब इंडिविजुअल रिट लार्ज का क्या मतलब है, इससे वो क्या मतलब प्रूव करना चाहते हैं प्लेटो। ठीक है, या व्हाट इज लगा करके मतलब ये क्वेश्चन को अक्सर पूछ दिया जाता है। फ्रेंड्स चलिए हम लोग प्लेटो का एक कोट देखते हैं। स्टेट डजंट कम आउट ऑफ ओक और रोक, बट इट मस्ट बी फीड इन माइंड ऑफ पीपल लिविंग इन द स्टेट। फ्रेंड्स मैं जो इस तरह की अपने मतलब लेक्चर्स में इतना सारा जो कोट यूज़ करता हूँ, इसका मतलब मेन मोटिव होता है कि अगर आप लोग अपने एग्ज़ाम में इस सारे कोट को मतलब बीच बीच में अगर आप लोग मतलब उसके यूज़ के अकॉर्डिंग आप अगर एग्ज़ाम में लिखते हो तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू फैच मोर मार्क्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो समझाना चाहते हैं इसके मदद से कि प्लेटो जो है वो मतलब टकराव हो रहा है किसके बीच में, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के बीच में और सोशल ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे ह्यूमन ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म का मतलब है उसके अंदर का सोल, रीजन, विजडम, करेज, एपिटाइट, इसको वो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, सोशल ऑर्गेनिज्म मतलब होता है जो उसका जो फॉर्म है, ठीक है, रूलर है, ठीक है, प्रोड्यूसर है, ट्रेड है, इसको वो सोशल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और जो उनका जो सोल प्रॉपर्टीज है उसको ये ह्यूमन ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और इन दोनों के बीच में जो टकराव चल रहा है, इन एनालॉजी को ही समझाना चाहते हैं इसकी मदद से। और वो इसको डिस्क्राइब करने के लिए वो कहते हैं कि नेचर ऑफ स्टेट विल डिपेंड ऑन कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल, दैट इज लाइक मैन लाइक स्टेट। मतलब कि स्टेट का कैरेक्टर क्या होगा ये इस पे डिपेंड करेगा कि वहाँ के इंडिविजुअल का कैरेक्टर क्या है। ठीक है, जैसा वहाँ का मतलब इंसान होगा, जैसा वहाँ का रहने वाले लोग होगा, जैसा वहाँ का नागरिक होगा, वैसा ही स्टेट होगा। ठीक है, एक जस्ट स्टेट क्रिएट करने के लिए एक जस्ट इंडिविजुअल का होना बहुत ही आवश्यक है प्लेटो के अकॉर्डिंग। और वो ये भी कहते हैं कि मतलब कि जो इंडिविजुअल का इथिक्स होता है, मतलब कि इंडिविजुअल का इथिक्स मतलब क्या होता है, जो उनका जो आदर्श होता है कि उसको क्या करना सही रहेगा, उसके अंदर जो एक मॉरल वैल्यूज होता है एक इंडिविजुअल का। और एक स्टेट का जो पॉलिटिक्स होता है, ठीक है, स्टेट का पॉलिटिक्स क्या होता है कि उसका मतलब ध्यान रहना चाहिए कि जनता के ऊपर उसका कि वो अपने सिटीजन्स का कैसे वेलफेयर कर सकें, उनको वो कैसे अच्छे से अच्छा सुविधा दे सकें, कैसे वो उनके लाइफ को इन्हेंस कर सकें। ठीक है, और एक इंडिविजुअल का ये इथिक्स होना चाहिए कि अपने वो स्टेट के साथ कैसे वो मोरल रह सकें, अपने बाकी सारे मतलब इंडिविजुअल के साथ, बाकी सारे लोगों के साथ वो कैसे अच्छे से रह सकें, इथिकली मोरली वो सबके साथ रह सकें। और ये जो इथिकलिस्ट इंडिविजुअल लेवल पे होगा, ये जो पॉलिटिक्स स्टेट लेवल पे होगा, ये कभी भी डिफरेंट नहीं होना चाहिए, कभी भी विरोधाभास नहीं होना चाहिए, कभी भी अलग नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर इंडिविजुअल कुछ और सोचेगा कि मतलब स्टेट के लिए गलत सोचेगा, स्टेट मान लीजिए सही सोच रहा है बट इंडिविजुअल गलत सोच रहा है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही एक दूसरे को नुकसान करेगा और कभी भी आइडियल स्टेट को क्रिएट नहीं कर सकता। या तो मान लीजिए अगर इंडिविजुअल स्टेट के लिए सही सोच रहा है, अपना वो निछावर करने के लिए तैयार है, लेकिन स्टेट जो पॉलिटिक्स में जो लॉ बना रहा है, ठीक है, जो गवर्न कर रहा है, उसका ही इंटेंशन गलत है, तो भी ये सही नहीं है। ठीक है, इसीलिए वो कहते हैं कि कभी भी वो अलग नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इंडिविजुअल का एथिक्स और स्टेट का पॉलिटिक्स दोनों ही पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे का भला करने के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, दोनों जब एक दूसरे के बारे में सोच रहा हो तभी हम लोग एक आइडियल स्टेट को क्रिएट कर सकते हैं। कभी भी गुड लाइफ और गुड पॉलिटिकल लाइफ सेपरेट नहीं हो सकता है दूसरे से, दोनों एक दूसरे का मतलब एक पार्ट है, इंडिविजुअल पार्ट है। ठीक है, दोनों को इंटरलिंकेज होकर के रहना पड़ेगा, कभी भी सेपरेट होकर के चलेगा वो लोग
तो ना तो स्टेट आगे बढ़ पाएगा, ना तो वहाँ का इंडिविजुअल यानी कि वहाँ का रहने वाले लोग आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए दोनों को ही पॉजिटिव फॉर्म में सोचना है, दोनों को ही एक दूसरे का वेलफेयर के बारे में सोचना है, तभी जाकर के कहीं ना कहीं एक आइडियल स्टेट का निर्माण हो सकता है, उसके थ्योरी ऑफ जस्टिस के माध्यम से जो प्लेटो ने दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्लेटोस का जो जस्टिस मतलब जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है उस पर उनका क्रिटिसिज्म देखते हैं कि बहुत सारे फिलोसोफर ने, बहुत सारे वेस्टर्न थिंकर ने अलग अलग आर्ग्यूमेंट दे करके इनके थ्योरी ऑफ जस्टिस को क्रिटिसाइज किया। तो हम लोग देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो उनका मानना है कि मतलब प्लेटो ने सारा पावर मतलब एक ही क्लास को देकर रखा है, गार्जियन क्लास को, यानी कि फिलोसफर क्लास को, जो कि ये सही नहीं है। क्योंकि उनका मानना है कि मतलब इक्वालिटी होना चाहिए और सबके अंदर कुछ ना कुछ पावर देना चाहिए स्टेट को लेकर के। लेकिन प्लेटो ने सारा पावर अपने मतलब गार्जियन क्लास पे ही फोकस किया, सारा पावर उन्होंने फिलोसफर को देने का ही बात किया है। इसलिए उनको इस बात पे क्रिटिसाइज किया जाता है बहुत ज़्यादा। कुछ फिलोसोफर ये भी कहते हैं कि मतलब जिस तरह से प्लेटो ने क्लास को डिवाइड कर दिया है, ठीक है, कि तुम इस क्लास में जाओगे, तुम इस क्लास में डिजर्व करते हो, तुम इस क्लास में डिजर्व करते हो, इस तरह से अगर मान लीजिए किसी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट भावना पैदा हो जाए तो ये वार का भी रूप ले सकता है, ये वहाँ पे युद्ध भी करवा सकता है ऐसे स्टेट में। इसीलिए उनका इस फॉर्म को लेकर के भी मतलब काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है प्लेटो को। फिर उनके ये भी पॉइंट पे क्रिटिसाइज किया जाता है कि उन्होंने मतलब इंडिविजुअल के डेवलपमेंट पे काफ़ी कम ध्यान दिया है और उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया स्टेट के ऊपर। मतलब कि एक स्टेट को उन्होंने एम्पावर करने के चक्कर में एक इंडिविजुअल का मतलब ध्यान नहीं रखा है, कि हमेशा वो स्टेट का सोचते रहे कि स्टेट का भला हो, स्टेट आइडियल बने, स्टेट ही मतलब ऊंचा रहे। लेकिन कभी भी उन्होंने इंडिविजुअल का भला नहीं सोचा कि वो क्या चाहते हैं। इसीलिए उनका इस पॉइंट पे भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज होता है। कुछ फिलोसोफर ये भी कहते हैं कि प्लेटो ने हमेशा मतलब नेचुरल चीज़ पे ही बिलीव किया। मतलब वो ये भी कहते हैं कि जस्टिस जो है वो नेचुरल ही होना चाहिए, कभी भी लीगल इम्पोज नहीं होना चाहिए। जबकि बहुत सारे थिंकर का मानना है कि हमें नेचुरल के साथ साथ कुछ कुछ लीगल कॉन्सेप्ट को भी यूज़ करना चाहिए, ताकि स्टेट मतलब जो रूलर है उनके पास भी कुछ लीगलिटी हो कि वो किसी मतलब लिमिटेशन के बियॉन्ड ना जा सके। इसलिए उसके इस इग्नोरेंस के पार्ट को भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। और कुछ फिलोसफर तो ये भी कहते हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ पीपल इज नॉट पॉसिबल बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी अ पर्सन हैज़ टू डू अ सिंगल वर्क ओनली फॉर लाइफ टाइम एंड ही कांट चेंज हिज और हर प्रोफेशन अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस। इसका मतलब एक कुछ लोग ये भी कहना चाहते हैं कि उन्होंने किसी व्यक्ति को तो मतलब बांध के रख दिया है ना, कि मतलब कि अगर एक लेवल के बाद मान लीजिए तो किसी कारण ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लीजिए उस टाइम तक वो एलिजिबल नहीं था, इसीलिए उसका तुम आप लोगों ने एलिमिनेट करके उसको लोअर क्लास में रख दिया। लेकिन क्या पता बाद में उसके अंदर इतनी क्षमता आ जाए कि उसके अंदर रीजन करने का क्षमता आ जाए और वो रूरल बनने के काबिल हो जाए। लेकिन आप लोगों ने तो उससे पहले ही एलिमिनेट कर दिया और कह दिया कि आप मतलब पूरे जीवन भर इसी काम को करेंगे, आप इसके लायक ही हैं। तो ये कहीं ना कहीं तो उसके इंडिविजुअलिटी को दबाया जा रहा था, ठीक है। इसलिए उनके इस पॉइंट पे भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म उनको झेलना पड़ता है। कुछ फिलोसोफर ये भी कहते हैं कि उनका जो थ्योरीज था, थ्योरी ऑफ जस्टिस, वो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव नेचर का था, उन्होंने ऑब्जेक्टिविटी को काफ़ी ज़्यादा इग्नोर किया है, ठीक है। और कुछ फिलोसोफर तो ये भी कहते हैं कि उनका जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो सिर्फ सिस्टम ऑफ ड्यूटीज़ है, ठीक है। थ्योरी ऑफ जस्टिस नहीं है, सिस्टम ऑफ ड्यूटीज़ है एंड नॉट ऑफ राइट ऑफ द इंडिविजुअल। मतलब किसी इंडिविजुअल को कोई हक दिया ही नहीं गया कि तुम अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो। सारा चीज़ मतलब सारा ड्यूटी स्टेट पे ही डाल दिया गया है कि स्टेट डिसाइड करेगा कि तुम किस लेवल पे जाओगे, तुम किस लेवल पे जाओगे। यहाँ पे इंडिविजुअल का हक का कोई बात ही नहीं किया गया है। इसीलिए सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज उसका इस पॉइंट पे किया जाता है। और ऐसे कई सारे क्रिटिसिज्म मतलब प्लेटो को झेलना पड़ता है उनके थ्योरी ऑफ जस्टिस पे। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने आज की वीडियोस में प्लेटो का सारा कुछ देखा, मतलब उनके थ्योरी ऑफ जस्टिस को सारा कुछ समझ लिया, ठीक है, कि उन्होंने कैसे अपने स्टोरी में मतलब अपने कैरेक्टर दे करके सारा चीज़ से वो सुनाने का कोशिश करते कि मतलब बाकी सारा जो थ्योरी है वो कैसे लागू नहीं हो सकता है। उनका जो थ्योरी है इंडिविजुअल लेवल पे, सोशल लेवल पे, वो कैसे सही हो सकता है, ठीक है। इस चीज़ को उन्होंने पूरा समझाने का कोशिश किया, उन्होंने पूरा डिस्क्राइब करने के लिए अपने अकॉर्डिंग मतलब एग्जांपल्स भी दिए कि वो कैसे सही हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी कई सारे फिलोसफर्स ने, कई सारे थिंकर ने उनका जम करके क्रिटिसाइज़ किया है। किस बेसिस पे क्रिटिसाइज़ किया वो भी हम लोगों ने समझा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले सारे वीडियोस आप तक जल्द ही पहुँचे, सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।